जब आप मतलब कि पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन करते हैं एफएससी के साथ तो उससे आपकी एफएससी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ना जब आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे एमडी कैट में 181 मार्क्स हैं, एफएससी में 1063 और मैट्रिक के अंदर 1050 मार्क्स हैं और मेरा टोटल एग्रीगेट 93.45% है। मैं आप लोगों के साथ अपनी एमडी कैट की जर्नी शेयर करता हूँ। सबसे पहले मतलब कि जब हम एफएससी कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारी एकेडमी यानी आईबेक्स एकेडमी ने हमारे साथ पैरेलल प्रेप सेशन चलाया था। वो 13 मई के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वो स्टार्ट में ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त तो उसके साथ हमारी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमने बाकी 8 सब्जेक्ट्स भी करने होते थे, तो वो काफ़ी हेक्टिक रूटीन होती थी, इसलिए उसमें हम एंटी टेस्ट इतना अच्छा नहीं करते थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब रेगुलर सेशन शुरू हुए थे एमडी कैट के, उसके अंदर हमें पहले तो हमारा टाइम उन्होंने दोपहर का रखा था, जिसमें क्या कहते हैं हम वहाँ पे भी मतलब कि पढ़ाई करते थे और घर आके भी पढ़ते थे। उसके बाद जब क्या कहते हैं सुबह फजर के वक्त टाइम हो गया था, तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया था। यानी मैं घर से वापस आकर रोज़ाना मतलब कि 3 घंटे हर सब्जेक्ट को टाइम देता था। और मैं फ्रेशर हूँ। मैं आपसे अपने सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस के बारे में बात करूँगा। बायोलॉजी के बारे में मतलब कि हमने जब एंटी टेस्ट देना था, तो पिछले साल वालों का हमने एक्सपीरियंस देखा था कि उनका बाकी बोर्ड से बहुत ज़्यादा आया हुआ था और हमारे पंजाब बोर्ड से बिल्कुल भी नहीं आया था। पंजाब बोर्ड की बुक्स तो आप लोग एफएससी के अंदर मतलब कि काफ़ी दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, 7 to 8 टाइम्स, तो आराम से रिवीजन हो जाती है। तो जब एंटी टेस्ट रेगुलर सेशन शुरू हुआ था, तो मैंने मतलब कि रोज़ाना 3 घंटे आके बायो के बाकी बोर्ड सारे पढ़ता था। यानी ए लेवल की बुक थी, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की और सिंध की, और फेडरल में कम ही पढ़ता था। सबसे अच्छी बुक जो अभी तक मुझे लगी है बलोचिस्तान की है। उसके अंदर सारे मतलब कि सारे बोर्ड्स मतलब कि एक्यूमुलेट हुए हैं। बायो फिर वहाँ से मतलब कि मैं सारी एक रजिस्टर पे लिखता था। वो तो कम से कम हर टॉपिक जो एकेडमी पढ़ता था वो 3 घंटे के अंदर अंदर आराम से बायो हो जाती थी। फिज़िक्स के अंदर सारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड बहुत कम होता है। लेकिन पिछले साल एंट्री टेस्ट में मतलब कि उन्होंने थ्योरी में से भी बहुत कुछ डाला हुआ था, और वो भी बाकी बोर्ड्स में से आए हुए थे। यानी एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा आई हुई थी। प्रैक्टिकली फ़िज़िक्स में मतलब कि हमें कोई मसला नहीं होता था। हम आईबेक्स एकेडमी में सर रज़ा हमें पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो हम मतलब कि न्यूमेरिकल्स में कोई मसला नहीं होता था। लेकिन हम आखिरी महीने में थे जब आईबेक्स के अंदर, वहाँ पे सर ने ऐसे एमसीक्यूज़ भी कराए थे जिनमें से 4 एमसीक्यूज़ वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए थे हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर। तो वो तो हमने बगैर देखे आंसर लगा दिए थे, और वो सही भी हुए थे। फ़िज़िक्स के मैं रोज़ाना आके एमसीक्यूज़ करता था। मैं स्टार्स एकेडमी की बुक यूज़ की थी, किप्स की यूज़ की थी, आईबेक्स की, और साथ में ग्रिप की यूज़ की थी। बायोलॉजी एमसीक्यूज़ भी करता था, लेकिन एमसीक्यूज़ का इतना फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो सारी बुक की लाइनिंग होती थी। फ़िज़िक्स के अंदर एमसीक्यूज़ करने से बार बार वो हर बुक में कोई ना कोई एमसीक्यू रिपीट हो जाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और साथ में साइड बॉक्सेस करने का बहुत फ़ायदा होता है फ़िज़िक्स के अंदर, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ बन के आ जाते हैं, उनकी मतलब के परसेंटेजेस वगैरह पूछी होती हैं। मैं आपसे अपने केमिस्ट्री के बारे में गाइडलाइन शेयर करता हूँ। केमिस्ट्री में हमें मतलब कि सेकेंड ईयर के अंदर एफएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी पढ़ाती थी कि हमने मतलब कि एंटी टेस्ट में नहीं भी पढ़ी थी, तो हमारा आराम से एंटी टेस्ट में हो गया था। केमिस्ट्री में सिर्फ हमने अपनी बुक यूज़ की थी, लेकिन पेपर बाकी बोर्ड से आया हुआ था, तो वो नहीं आते थे एमसीक्यूज़। मेरे मतलब कि 7 एमसीक्यूज़ गलत हुए केमिस्ट्री के अंदर। वो सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोग मतलब कि चाहिए कि आप लोग अब बाकी बोर्ड से भी लाजमी पढ़ें केमिस्ट्री को। पहले तो कह रहे थे कि यूएचएस पेपर लेगा, हमारी बारी आखिर में कह रहे थे, लेकिन लिया पीएमसी नहीं था पेपर, और वो हमारे साथ काफ़ी मतलब कि उन्होंने वो मसले किए थे इस तरह के। और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का, उसमें सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। वो एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए तो आराम से मतलब कि वो चैप्टर हो जाता है। बाकी चैप्टर इनऑर्गेनिक के लिए आपको रट्टा मारना पड़ता है, उसके होते ही थोड़े से चैप्टर हैं तो आराम से वो हो जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आए तो आप पूरा लिख सकते हैं सारा। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर हमें मतलब कि हमारे जो आईबेक्स के सर थे, सर सिक्लैन, उन्होंने हमें रोज़ाना रूल्स लिखवाते थे, हमें समझ बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन क्या कहते हैं, वो जब पेपर हम देने गए थे, तो फिर हमें पता चला था उन रूल्स का क्या फ़ायदा था। मतलब कि हम लिख लेते थे, याद कर लेते थे, लेकिन हम जब एमसीक्यूज़ करते थे हमारे गलत होते थे। लेकिन वो बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं ना इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है। रूल्स याद हो जाए तो प्रैक्टिस कर करके ना फिर बंदा एमसीक्यूज़ कर लेता है। सिर्फ मतलब कि
बच्चों के तो काफ़ी गलत हुए हैं, लेकिन हमारी अकेडमी में बच्चों के 1 या 2 या 3, मेरे तीन गलत हुए थे इंग्लिश के अंदर से। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में हमें सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे कि जैसे कि वो वेन डायग्राम थी, उससे हम मतलब कि 2-3 MCQ हो गए थे। तो पेपर भी बहुत आसान आया था लॉजिकल रीजनिंग के लिहाज से, तो उसमें एक ही MCQ गलत हुआ था और बाकी मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट बेस था, उसमें इतना मसला नहीं हुआ था। अब मैं आपसे अपने रूटीन के बारे में शेयर करता हूँ। हमारी एकेडमी की टाइमिंग होती थी सुबह फजर के वक्त। फजर के बाद जब हम 12 बजे या 1 बजे वापस आते थे तो मैं आके सबसे पहले बायो को उठाता था और बायो के जो बाकी बोर्ड्स थे उनमें से सारा एक ही रजिस्टर पे लिखता था। वो सारा लिखने के बाद क्या कहते हैं, मैं मतलब कि फिर सो जाता था उसके बाद, और जब फिर वापस दोबारा उठता था तो फ़िज़िक्स के MCQs प्रैक्टिस करता था रोज़ाना। 2 बुक से करता था रोज़ाना, किप्स और साथ में आईबैक्स। बाकी फिर मैंने आखिर में ग्रिप उठाई थी, ग्रिप के भी MCQs किए थे कुछ चैप्टर्स के जो मुझे नहीं आते थे, वेक्टर एडिशन वाले चैप्टर्स। और इंग्लिश मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की है, लेकिन मतलब कि बस रूल्स आखिर में पढ़ता था और वो FSC वाले कॉन्सेप्ट ही आए थे पेपर के अंदर। तो इंग्लिश में तो कि बामुश्किल 20 मिनट या 20 मिनट देता था रोज़ाना तकरीबन MCQs प्रैक्टिस में। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने मतलब कि PMC के सिर्फ जो प्रैक्टिस टेस्ट थे उनमें से किया था। PMC के प्रैक्टिस टेस्ट मतलब कि वेबसाइट्स पे सारे मौजूद थे। एक वेबसाइट है वाइज गॉट, वहाँ पे सारे मतलब कि PDF हर चीज़ पड़ी होती है। तो वहाँ से मैंने PMC के टेस्ट लिए थे और उनका वो सारे मैंने प्रैक्टिस किए थे सारे के सारे। उसमें तकरीबन 3600 MCQs थे और उनमें से हमारे पेपर में तो रिपीट नहीं हुए थे, लेकिन पिछले साल वालों में काफ़ी रिपीट हुए थे। लेकिन उस जैसा कॉन्सेप्ट सारा मतलब कि ना रिपीट हुआ था उसके अंदर हमारे पेपर में। हमारी दफ़ा भी PMC ने पहले कहा था कि हाँ अलग अलग डेट्स रखेंगे सारी मतलब के। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे 26 सितंबर मिली थी, तो उस लिहाज से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम आपकी दोबारा डेट्स चेंज करते हैं और फिर 4 अक्टूबर में हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, मतलब कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ना फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा सा फिर पढ़ता हूँ, फिर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। तो लेकिन फिर उन्होंने फिर डेट चेंज करके ना 30 नवंबर कर दी। तो फिर मैंने फिर 20 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा और मैंने बैग साइड पर रख दिया था और मैं मतलब कि बस सिर्फ अकेडमी जाता था और अकेडमी से वापस आता था। यही मैं सोच रहा था मतलब कि अगर मैं इस टाइम भी पढ़ लेता तो थोड़ी मेरी पेस रहती थी। लेकिन इससे मुझे एक फ़ायदा भी हुआ था कि मैं रिलैक्स माइंड हो गया था और जो पीछे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो गया था तो वो उससे मैं मतलब कि डिप्रेशन कम हो गया था काफ़ी। यानी मतलब कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि दरमियान में कोई रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं होता इतना मतलब कि क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपका माइंड इतना ज़्यादा स्टफ़ हो चुका होता है तो पेपर अटैम्प्ट नहीं होता सही। साथ में PMC ने आखिर में 5 मॉक टेस्ट भी अपने दिए थे, तो वो मैंने मतलब कि पहले दफ़ा अटैम्प्ट किया था तो 179 आए थे, एक दफ़ा 181, 185, मैक्सिमम 185 आए थे। तो वो मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे MCQs कहाँ गलत हो रहे हैं क्योंकि उनकी कोई की भी नहीं थी। लेकिन फिर यही पता चला जिनके जितने नंबर आए हैं उसी राउंड अबाउट उनके मतलब कि पेपर में भी राउंड अबाउट आए हैं। अब MD कैट स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि उन्हें कोई भी अगर डेट मिलती है या फिर टाइम मिलता है MD कैट का, तो ये ना कहें कि इतना दूर है ये हम कर लेंगे ये वगैरह, या फिर क्या कहते हैं जल्दी है या फिर ये मसला है। हमारी क्लास में कुछ बच्चे थे जिनका जल्दी हो गया था तो वो कहते हैं हमने पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमारा हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको भी कहा था कि ऐसा ना करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया था कुछ भी। साथ में क्या कहते हैं फिर उनका फिर हुआ भी नहीं है कुछ बच्चों का हमारे मतलब कि क्लास में से। तो इसलिए मैं कहता हूँ मतलब कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो अकेडमी में पढ़ाया जाता है उसे रोज़ाना रिवाइज़ करें। एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए फिर मतलब कि अगर आपका एडमिशन इधर होता है तो उसके बाद सारा चिल सीन है, कोई मतलब कि मसला नहीं है। क्योंकि आप एक दफ़ा जब फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो फिर आपको पता होता है आपने यही चीज़ बनना है। वो वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है सारी। कुछ बच्चे में ये भी पूछते हैं कि जब आप मतलब कि पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन करते हैं FSC के साथ तो उससे आपकी FSC डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ना जब आपका एक माइंडसेट बना होता है ना, आपने एक एम अचीव करना है तो आप उसके लिए पूरी कोशिश करते हो, चाहे आपको जितना मर्जी बर्डन आइज होना हो। तो हमने जब अकेडमी में मतलब कि पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन किया था, हम 1 बजे जाते थे और रात को 9 बजे आते थे, यानी 8 आवर्स अ डे होता था। उसके बाद हमने वो टेस्ट भी रोज़ाना टेस्ट सेशन भी चल रहा था और साथ में MD कैट का टेस्ट सेशन भी चल रहा था, तो हमने वो दोनों कवर करने होते थे। तो रोज़ाना मतलब कि हम नींद मतलब कि कम से कम 3 से 4 घंटे करते थे रोज़ाना। और साथ में क्या कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं मैं फ्रेशर हूँ, इस लिहाज से आप लोग ये ना सोचें कि आपके पहली बारी में कभी नहीं होता। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जो यही कहते थे हमारे पहली बारी में नहीं होता, हम रिपीट करेंगे ये करेंगे, और वाकई उनके साथ ऐसे ही हुआ है। तो हमारा अपना माइंड यही बना लें कि आपका पहली बारी में ही होना है और आपने ही सिलेक्ट होना है सिर्फ, बाकी आप लोगों ने बाकियों को छोड़ देना है, आपने ही सिलेक्ट होकर आगे जाना है बस। अब हम बात कर लेते हैं द डे बिफोर MD कैट की।
आप लोगों को जो मतलब कि MD कैट से पहले यही टेंशन होती है कि कल पता नहीं क्या होगा, किस तरह के MCQs आते हैं, पेपर से आउट ऑफ सिलेबस आता है, या हमें नहीं आएगा, हमारा नहीं होगा, ये होगा, ये तो सारों के दिमाग में आते होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हालात थे, मतलब कि लेकिन ना क्या कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं कल किताबें नहीं उठाऊँगा, तो मैं पूरा टाइम रेस्ट किया था। मैं दरमियान में गलती से सो गया था शाम को, तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आई थी। मैं रात को फिर 4:30 बजे सोया था, तो मैं घर वालों को कह दिया था कि मेरा नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं मतलब कि 4:30 बजे सोया था, तो 2 घंटे सिर्फ सो के गया था एंट्री टेस्ट के अंदर। तो लेकिन क्या कहते हैं, मतलब कि जब मैं उधर एंट्री टेस्ट के अंदर उधर गया था, तो मेरी वॉमिटिंग वाली हालत हुई थी, और साथ में काफ़ी मतलब कि मैं नींद में था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसका एक ये फ़ायदा भी हुआ था, मुझे टेस्ट की बिल्कुल टेंशन भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर कर रहा था। तो वो उससे एक ये भी मसला हुआ था कि मेरा पेपर टाइम पे नहीं हुआ था, मतलब कि आखिरी 1-2 MCQs मैं बिल्कुल बस जल्दी में बबल किए थे, और पेपर में मेरे मतलब कि तुक्के बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि वो पेपर में MCQs आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पेपर से पिछले दिन कोशिश करें कि रेस्ट करें, या फिर मतलब कि कोई रिलैक्सिंग गोली मतलब कि मेडिसिन वगैरह खा लें, ताकि आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जब आप एंट्री टेस्ट देने जाएँ। ये थी हमारी आपके साथ आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।